की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो बच्चों, मुझे तो गाना बहुत पसंद है। आप लोगों को क्या क्या पसंद है? पता है आपको मुझे गाने के साथ साथ और क्या क्या पसंद है? मुझे कहानियां सुनना और सुनाना। बच्चों, आज मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी, औरों की तरह मुझे भी बाहर खेलने जाना, बाजार जाकर अपने पसंद की चीजें खरीदना, कभी घूमने जाना आदि का बहुत मन होता था। पर मैं जब कभी भी ऐसी बातें करती तो मुझे मना कर दिया जाता और कहा जाता तुम अभी छोटी हो, अकेली नहीं जा सकती। और मैं कभी इस बात को लेकर जिद करती तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। बात नहीं मानती हो, बड़ों से जबान लड़ाती हो। इस तरह से मेरी आजादी पर बहुत सारी पाबंदियां लगाकर मुझे बड़ों का आदर करना और सम्मान करना सिखाया जाता था। उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और लगा कि बड़े जो बताते थे वो सही था। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? अभी तो आप लोग छोटे हैं, तो ऐसी बातें तो आप लोगों के लिए आम है कि नहीं? तो बच्चों, आज के हमारे पाठ में आपके जैसा ही एक छोटा सा प्यारा सा शैतान सा बच्चा है और उसके बड़े भाई हैं, जो हमेशा उस छोटे बच्चे को हर बात के लिए टोकते रहते हैं। तो खैर, आपकी जिज्ञासा को जल्दी ही शांत करते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। तो नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग? और पढ़ाई तो आप लोगों की अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षाएं बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो आज हम आपके 10वीं के कोर्स भी हिंदी में दी हुई पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग का पाठ 1, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब और ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस कहानी को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कहानी के सारांश और भाव पर केंद्रित है। दूसरा भाग कहानी को विस्तार से बताता है। तीसरा भाग इस कहानी का निष्कर्ष है। चौथा और अंतिम भाग आपको लेखक के बारे में बताता है। तो बच्चों, चलिए अब हम कहानी के भाव और सारांश की बात करते हैं। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, अर्थात यह काम मत करो। ऐसा सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें इस तरह नहीं टोकता। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि बड़ों से आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है, अर्थात अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपको सब काम करने का अधिकार मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार वो काम करने से भी पीछे हटना पड़ता है जो उसकी उम्र के दूसरे लड़के बिना सोचे समझे कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने घर में बड़े नहीं होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनका छोटा एक भाई जो है वह उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि वो जो भी करें छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण बड़े भाई साहब का बचपन अदृश्य अर्थात नष्ट या तिरोहित हो जाता है। तो बच्चों, आइए अब हम कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में चर्चा कर चुकी हूँ कि बड़ों का छोटों को नसीहत देना, डांटना आदि हर घर की कहानी है। तो हमारे आज की कहानी बड़े भाई साहब इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। पर प्रेमचंद जी अपने छोटे भाई के कैरेक्टर के माध्यम से जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत करते हैं, ये एक तरह से व्याख्यात्मक भी हो सकता है और व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? तो आप पहले वाक्य से ही ध्यान से सुनिएगा कहानी को। प्रेमचंद जी जो अभी 9 साल के हैं और उनके भाई साहब उनसे 5 साल बड़े हैं, और वो 14 साल के हैं और तो वह 9 साल के हैं। बड़े भाई साहब उम्र में तो 5 साल ही बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 कक्षा ही आगे हैं। तो 5 साल बड़े लेकिन 3 कक्षा ही आगे हैं। जबकि पढ़ाई करना उन्होंने भी उसी उम्र से शुरू किया था जिस उम्र में लेखक प्रेमचंद जी ने शुरू किया था, जो कि उनके छोटे भाई हैं। अब आगे की बातों पे ध्यान देंगे तो ये व्याख्यात्मक कम और व्यंग्यात्मक ज्यादा लगेगा।
प्रेमचंद जी कहते हैं उनके भाई साहब शिक्षा जैसे कार्य में कभी कोई जल्दबाजी लेना पसंद नहीं करते थे। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। हंसी आ रही है ना, मुझे भी बहुत आ रही है। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2-2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना था अगर कोई भी घर हो उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो फिर मकान कैसे टिकेगा। इसलिए वह हर कक्षा में 2 साल 3 साल पढ़े रहते थे। अर्थात अगर हम शिक्षा के पहलुओं को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारा भविष्य सुंदर कैसे बनेगा। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं वे छोटे हैं और इसलिए उनके भाई साहब को उन्हें डांटने, फटकारने और उनकी देखभाल करने का जन्मसिद्ध अधिकार था। और प्रेमचंद जी की समझदारी इसी में थी कि वह उनके हर आदेश को कानून समझें और हर आज्ञा का पालन करें। आप लोगों में भी शायद कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ाई के लिए काफी मेहनत करते होंगे पर परिणाम उसके विपरीत आता होगा। वही दूसरी ओर आप अपने सहपाठी को देखते होंगे, वो हमेशा खेलता ही नजर आता होगा पर फिर भी कक्षा में अव्वल आता होगा। तो इस कहानी में भी लेखक के बड़े भाई साहब भी पहले कैटेगरी में आते हैं, अर्थात वह पढ़ते ज्यादा हैं लेकिन नंबर उनके अच्छे नहीं आते हैं। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनके बड़े भाई साहब अध्ययनशील स्वभाव के थे, अर्थात वह रेगुलर स्टडीज करते थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे और शायद वे पढ़ते पढ़ते थक जाते थे। जब वे पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तब किताबों और कॉपियों के किनारों पर कुत्तों, बिल्लियों, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम को, शब्दों को और वाक्यों को 10-20 बार भी लिख देते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते थे तो कभी कभी ऐसे शब्दों की रचना भी करते थे जिनका कोई अर्थ नहीं होता था और न ही उन शब्दों का आपस में कोई तालमेल होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस भी नहीं हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। वहीं दूसरी ओर लेखक कहते हैं कि पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। यहाँ लेखक प्रेमचंद अपने बारे में कह रहे हैं कि उनका पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं होता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो उनके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा जितना ही मुश्किल काम था। और जैसे ही उन्हें जरा सा मौका मिलता वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाते थे। कभी वहां पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उछालना, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाना। अगर कोई मित्र या साथी साथ में खेलने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तुम सबके साथ भी ऐसा ही होता है ना। साथी के साथ मिलकर कभी चारदीवारी पर चढ़कर कूदते, कभी फाटक पर चढ़कर उसे आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद लेते। लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर कमरे में आते तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रूप देखकर बहुत डर लगता था उन्हें। बच्चों, आप लोगों को पिछले पार्ट की कहानी याद है, वो गुरुदयाल सिंह जी का सपनों के से दिन। उस कहानी में गुरुदयाल जी बता रहे हैं थे कि इस बात के बावजूद कि उन्हें डांट पड़ेगी और पिटाई लगेगी फिर भी खेलने जाना नहीं छोड़ते थे। खेल का आनंद डांट और पिटाई से ज्यादा रोमांचक होता था। तो वैसा ही कुछ बात यहाँ पर भी है। प्रेमचंद जी को खेल में तो काफी मन लगता था, पर जब घर वापस आते तो बड़े भाई साहब को गुस्सा और उनकी चुभती हुई नसीहत से काफी डर लगता था। लेखक कहते हैं कि जब भी वह खेल कर आते थे तो भाई साहब हमेशा की तरह एक ही सवाल एक ही अंदाज में पूछते थे, कहाँ थे? और इसके जवाब में लेखक हमेशा चुप रह जाते थे। पता नहीं क्यों वह कभी भाई साहब को जवाब नहीं दे पाते थे। वह जरा सा बाहर खेल रहा था, वो ऐसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा हुए थे, अरे क्या है, बाहर खेल के ही तो आ रहा था। पर उनके चुप रहने से भाई साहब समझ जाते कि वह अपनी गलती मान रहे हैं। बड़े भाई साहब लेखक से प्यार करते थे, इसलिए थोड़ा गुस्सा और प्यार से मिले जुले शब्दों में उसका स्वागत करते थे। उनकी डांट में जितना गुस्सा होता था उतना ही प्यार भी होता था। बच्चों, यहाँ पे आप जरा बड़े भाई साहब की नसीहत देने की भाषा शैली पे ध्यान दें। ये सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि इससे आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े भाई साहब कहते हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है जो चाहे पढ़ ले।
नहीं एरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो गए होते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून चलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम जितने गोंगा हो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते नहीं हो। अगर देखते नहीं हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने सारे मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखा वहाँ जाते हुए? हर रोज कितने ही क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम्हें कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद करके और समय गवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। अगर तुमने इस तरह उम्र बितानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को क्यों बर्बाद करते हो? अर्थात बड़े भाई साहब कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरह से लेखक अपना समय खेल में बर्बाद कर रहा है, ऐसे में तो उससे अंग्रेजी के एक शब्द भी नहीं आएगा। बड़े भाई साहब आगे कहते हैं तुम कितनी ही मेहनत करते हो फिर भी तुम एक कक्षा में 2-2 साल, मतलब वो खुद के लिए कह रहे हैं कि वह एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते हैं। और अगर लेखक भी ऐसे ही पढ़ाई करेगा तो उसकी तो पूरी जिंदगी एक ही कक्षा में निकल जाएगी। बड़े भाई साहब की चुभती हुई नसीहत सुन लेखक की आंखों से आंसू बहने लगते। उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता क्योंकि बातें तो सच थी। अब जब शरारत की है तो डांट तो सुननी ही पड़ेगी, है कि नहीं? लेखक कहते हैं उनके बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में बहुत ही निपुण थे। ऐसी ऐसी चुभती बातें करते कि लेखक के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और लेखक की बातें सुनने से उनकी हिम्मत भी टूट जाती। भाई साहब की तरह कड़ी मेहनत वह नहीं कर सकता था और दुखी होकर कुछ देर के लिए वह सोचने लगता कि क्यों न वह घर ही चला जाए। जो काम उसके बस के बाहर का है वो काम करके अपनी जिंदगी और समय क्यों बर्बाद करें? लेखक कहते हैं उन्हें अपने आप को मूर्ख कहना स्वीकार था, लेकिन बड़े भाई साहब के बराबर मेहनत करने तो उनको सोचने से भी उनको चक्कर आ जाते थे। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक तो रहता ही था और वह इरादा कर लेते थे कि आगे से खूब जी लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और इसी सोच में जल्दी जल्दी झटपट एक टाइम टेबल बना देते, जैसे आप सब लोग भी करते हो ना। मम्मी पापा को ऐसे डांट पड़ती है तो अच्छा सा टाइम टेबल बनता है। अब उस टाइम टेबल में क्या क्या होता है देखिए, आप लोगों का भी ऐसा ही होता होगा। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। आप लोगों को पता नहीं है कि आप में से कितने डांट सुनकर ऐसे टाइम टेबल बनाते हो अपनी पढ़ाई के लिए। मैं अपनी बात बताती हूँ, अक्सर डांट सुनने में भी ऐसे ही कुछ टाइम टेबल बनाती थी। टाइम टेबल बनाने से पहले न कुछ सोचती न ही कोई योजना बनाती, तो खेलने का कोई समय निर्धारित नहीं करती। ऐसा कहीं खेलना बिल्कुल ही बंद हो जाता, मतलब टाइम टेबल में खेलने कूदने का समय बिल्कुल ही नहीं होता था। पर आप लोग सोचिए कि आप लोगों को बोला जाए कि वीडियो गेम नहीं खेलना है या कोई भी ऐसा खेल जो आप खेलते हो, मानोगे क्या कि अब से आपको ये गेम नहीं खेलना है? नहीं। यही कारण था कि लेखक का टाइम टेबल बन तो गया पर कभी उसे अमल नहीं किया। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा की हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती लेखक को अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच के ले जाती है और वहां जाकर लेखक सब कुछ भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की उसको याद ना रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीयत का उनको फिर से अवसर मिल जाता। खैर, इसी बीच सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया और वो भी प्रथम दर्जे से। अब लेखक और बड़े भाई साहब के बीच सिर्फ 2 दर्जे का अंतर रह गया। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनका मन तो किया
कि बड़े भाई साहब को है वह नसीहत का जवाब दें। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि लेखक उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी उनको लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने मेरे बड़े भाई के लिए ऐसा कैसे सोचा। हाँ, अब लेखक को अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक को बड़े भाई साहब का कोई डर नहीं रहा। लेखक जब चाहता, जितना चाहता, खेलकूद में उतना ही शामिल होने लगा और मन में यह ठान रखी कि अगर उन्होंने फिर से उसकी बेइज्जती की या फिर से उसे कोई सलाह दी तो वह उनसे साफ कह देगा, आपने इतनी कड़ी मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखो, मैं खेलता कूदता भी रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। पर लेखक को अपने ऊपर इतना घमंड होने के बाद भी जुबान से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये सब बड़े भाई साहब को कह सके। परंतु लेखक के व्यवहार से यह साफ साफ पता चलता था कि उस पर अब बड़े भाई साहब का वह पहले जैसा डर नहीं रहा था। और दूसरी ओर भाई साहब ने इसे भांप भी लिया क्योंकि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इस बीच एक दिन जब लेखक भोर का सारा समय गुल्ली डंडा खेल को भेंट कर कर आया और ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और लेखक पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा है, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसने चरित्र से तुम्हें कौन सा उपदेश दिया है या तुम उसको देखकर क्या सीख लेते हो या यूं ही पढ़ गए हो। महज इम्तियाज पास कर लेना कोई चीज नहीं है, सिर्फ परीक्षा को पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसको अभिप्राय समझो, उसका आशय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे अर्थात टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाले को नहीं बचा। आदमी जो कर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने, उसे भी अभिमान हुआ था। ईश्वर या उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं, उसे अभिमान हुआ था कि वही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। अंत यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहिर ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ ही जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। और बड़े भाई साहब उपदेश देते ही जा रहे हैं। आगे कहते हैं, मेरे फेर होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सिफर ना मिलेगा तुम्हें, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी मतलब तुम्हें शून्य भी नहीं मिलेगा। आगे बड़े भाई साहब कहते हैं कि हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कॉडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जोड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, चौयम, चारोम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट। कोई इन निर्दयी मोहम्मदीनों को से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में फर्क ही क्या है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून पीते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम इन्होंने शिक्षा रख छोड़ा है।
और आखिर इन बेसिर बातों के पढ़ने से फायदा ही क्या है? इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधा लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफत याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत ही कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आप 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखो। पन्ने भी तो पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। वाह, संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200-500 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को कौन इतनी तमीज सिखाए? उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और जब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं पड़ते तुम्हारे। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। ओह, कितना डांटते हैं बड़े भाई साहब। आज तो बड़े भाई साहब का गुस्सा कहें या फिर उनके असफल होने का क्षोभ कहें, जो भी था 7वें आसमान पे था। शायद इसलिए वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, अपने मन की भड़ास निकाले जा रहे थे। पर अच्छा हुआ कि स्कूल का समय हो गया, जिस कारण बड़े भाई साहब का उपदेश देना बंद हो गया। पर आज प्रेमचंद जी को भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था, क्योंकि डांट पड़ती है तो खाना भी बेस्वाद लगता है। वे सोच रहे थे कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर फेल हो गए होते तो पता नहीं भाई साहब तो गला ही काट देते और शायद उनके प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने लेखक, भाई साहब के जो लेखक अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो खतरनाक रूप दिखाया था उसको जानकर तो लेखक पूरी तरह से डर ही गए थे। हैरानी इस बात की थी कि लेखक ये सब जानकर भी घर नहीं भागे, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद पुस्तकों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रही। खेल कूद का जो भी अवसर मिलता वह हाथ से नहीं जाने देते। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में बेइज्जती ना हो। तो खैर फिर से सालाना परीक्षा हुई और कुछ फिर से ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर पास हो गए और बड़े भाई साहब एक बार फिर से फेल हो गए। लेखक ने बहुत मेहनत नहीं की थी, लेकिन ना जाने कैसे वह इस बार भी अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। लेखक को बहुत हैरानी हुई। भाई साहब ने बहुत अधिक कठोर परिश्रम किया था, अपनी पुस्तकों का एक एक शब्द रट लिया था। रात के 10 बजे तक यहाँ, सुबह 4 बजे तक वहाँ, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। चेहरे में कोई चमक बाकी नहीं रह गई थी, लेकिन बेचारे फिर भी फेल हो गए। लेखक को इन पर दया भी आती थी। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। आखिर था तो भाई। लेखक के पास होने की खुशी आधी रह गई। लेखक सोच रहा था कि वह भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। अब यहाँ पे एक बच्चे की मनोभावना ध्यान देवें कि वो क्या सोचता है। देखो लेखक के मन में क्या ख्याल आता है। उसके मन में एक कटु विचार आता है, एक बुरा विचार आता है कि अगर भाई साहब एक बार और इसी कक्षा में फेल हो जाए तो वह भाई साहब और दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। तब तो वो उसे किसी भी आधार पर नहीं डांट सकते और न ही उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस बुरे विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि लेखक को भी यह पता था कि भाई साहब उसे उसकी भलाई के लिए डांटते हैं। उस समय उसे जरूर बुरा लगता था, लेकिन वह जानता है कि वह उनके ही उपदेश और डांट का नतीजा है कि वह फटाफट पास होता जा रहा है, वो भी अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब का स्वभाव कुछ नरम हो गया था।
कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी लेखक को नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का कोई भी अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही कम है। अब लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई। वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था। उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया था कि वह चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े वह तो पास हो ही जाएगा, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक लग गया और उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत करता था और उनकी नजरों से छिपकर ही पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग लूटना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियों में यह सब काम भाई साहब से वह छुपकर किया करता था। वह भाई साहब को ये नहीं लगने देना चाहता था कि उनका सम्मान और इज्जत उसकी नजरों में कम हो गई है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था। आंखें उसकी आसमान की ओर थी और मन उस आकाश में उड़ने वाले पतंग की ओर था जो धीरे धीरे झूमता हुआ अपने अंत की ओर आ रहा था। वो इस तरह लग रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर साफ मन से नए शरीर को धारण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना झाड़दार बांस के डंडे लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आए थे, अर्थात पतंग टूटकर गिर रही है और बच्चे उसको लूटने जा रहे हैं। किसी को अपने आगे पीछे किसी चीज की परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी बच्चे पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हैं, जहाँ सब कुछ सीधा है, कोई मोटर कारें नहीं, कोई ट्राम नहीं और न ही कोई गाड़ियां, मतलब बच्चे वो सड़क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। लेखक का भाई साहब से आमना सामना हुआ। वे शायद बाजार से घर लौट रहे थे। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो बल्कि अब तुम 8वीं जमात में आ गए हो, अर्थात 8वीं कक्षा में हो गए हो। मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी तो थोड़ा अपनी पदवी के बारे में भी सोचना चाहिए। और इस तरह से बड़े भाई साहब की नसीहत वहीं पर शुरू हो गई। और आप लोगों को तो पता ही है कि भाई साहब है वह उपदेश देने में बहुत ही तालीम हासिल की है। और बड़े भाई साहब कहने लगे, एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम इसी 8वीं दर्जे में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह ज़हन किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल से समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और उन्हें मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और वो चाहे तुम किसी भी जमात में आ जाओ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और इस जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, डिफिल या डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए केवल यह नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे तुमसे बहुत ज्यादा है। आगे देखिए बड़े भाई साहब कैसे लेखक को इमोशनल तरीके से समझते हैं, समझाते हैं। ऐसे कहें कि बड़े ही भावनात्मक तरीके से, और कहते हैं, देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर कोई बड़ी चीज नहीं है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते हैं। महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाएं,
जो कुछ दादा हमें बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए किए हैं कि नहीं? यहाँ के एमए नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? खर्च पूरा नहीं पड़ता। जब खुद इंतजाम करते हैं तो खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने है वह प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं तुम्हें इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मतलब एक थप्पड़ मारने की बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जरा जहर लगी होंगी। हो माय गॉड, पर आज का उपदेश का असर कुछ अलग ही था। लेखक भाई साहब की इस समझाने के नए तरीकों को उनके सामने अपना सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी। और भाई साहब के लिए उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है और उनको ये सब कहने का पूरा अधिकार भी है। भाई साहब ने लेखक को गले लगा दिया और कहा कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते हैं। उनका भी मन करता है कि वो भी पतंग उड़ाए, लेकिन अगर वे ही सही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा भाई होने के नाते यह भी तो उनका ही कर्तव्य है। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो बच्चों, हमारी कहानी यही समाप्त होती है। अब हम कहानी के निष्कर्ष की बात करते हैं। तो बच्चों, जीवन में संयमित होकर रहना अति आवश्यक है। अगर अपने जीवन में अनुभव को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बड़ों की बात सुननी और माननी चाहिए। हम जितने लोगों से मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज की वीडियो में भी हमें कई सारी सीख मिली है। अब हम थोड़ा प्रेमचंद जी के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय और संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की है। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई है और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी सम्मानित हुए हैं। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया था। तो बच्चों, कैसी लगी प्रेमचंद जी की रचना और आप इससे क्या सीखते हैं? अपने विचार आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ।